Hello students, welcome to Amwings Academy. Today we will start the topic of the age of revolutions and chapter 1 is nationalism in Europe. Nationalism in Europe के हमारे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, लेंदी लेसन है और आज का जो लेसन है वो आपके रिवाइज का है कि जितना हम अब तक पढ़ चुके हैं इस नेशनलिज्म इन यूरोप के, तो उसके बारे में एक छोटी सी समरी और उसके पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में एक रिवाइज भी है प्लस आगे का फॉरवर्ड वाला पॉइंट भी है। तो ध्यान से इसको स्पेशली रिक्वेस्ट है आप लोगों की पूरा का पूरा आप अपनी कॉपी में चैप्टर्स में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें आपको रिवाइज हो रही हैं इस लेसन से रिलेटेड। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। हमने इतने सारी चीज़ें देखी, नेपोलियन की एंट्री हुई, रेवोल्यूशंस आए, मिडिल क्लास फैमिलीज़ आई, कंजर्वेटिव पीरियड आया, एज आया, न्यू मॉडर्नाइजेशन आया। तो वो सब आने के बाद 1830 टू 1848 के बीच में क्या ऐसा हुआ था। अब रेवोल्यूशनरी जो आ गई थी यहाँ पर, जब रेवोल्यूशंस हो गया था अब उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उन्होंने कैसे वर्कआउट किया बाहर, तो उसके बारे में देखते हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848 ईयर ध्यान रखिएगा। टाइमलाइन देखते हैं क्या क्या टाइमलाइन हमने अब तक पढ़ी है इस चैप्टर के थ्रू। फर्स्ट हमने देखा इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, लोगों ने लिबर्टी फ्रीडम की मांग करना डिमांड करना स्टार्ट कर दिया और उस डिमांड के थ्रू 1789 में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। यूरोप की कंट्री है कि फ्रांस है जो कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया यूरोप एक कॉन्टिनेंट में आता है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ मर्ज है। तो उसमें से सबसे पहले अगर रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले कहाँ आया, फ्रांस में आया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वहाँ के पीपल्स जितने थे उन्होंने अपने लिबर्टी के लिए फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना स्टार्ट किया। और कब हुआ था ये ईयर भी ध्यान रखिएगा, 1789 में। ना उसके बाद में क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद किसकी एंट्री हुई, नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हुई, जिन्होंने क्या कर लिया, फ्रांस को कैप्चर कर लिया, विन कर लिया उसको। उसके बाद उन्होंने अपना क्या लगाया, एक सिविल कोड रेडी किया और सिविल कोड सारे पूरे फ्रांस के ऊपर अप्लाई करना था। 1804 में सिविल कोड आया। गॉट इट, मैं आपको वीडियोस दे चुकी हूँ। 1804 में क्या था, उसका सिविल वीडियो जो कि उसने आर्मी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, जो कि फर्स्ट टाइम कोई अटैम्प्ट था कि किसी ने आर्मी में भी मॉडर्नाइजेशन लाया था। गॉट इट। नेक्स्ट, नेपोलियन के बाद में 1804 के बाद में 1815 तक नेपोलियन की पूरी एम्पायर रहा, उनका कैप्चर रहा, अंडरटेकिंग में रहा, टेक ओवर हो गया उसका। उसके बाद कंजर्वेटिव्स टेक ओवर, उसके बाद एक कंजर्वेटिव्स बनी, यानी कि मॉडर्न जब चीज़ें हो गई उसके बाद कंजर्वेटिव्स सोसाइटीज़ रेडी हुई है और उनके हैंड ओवर में आ गया आफ्टर वियना ट्रीटी। तो 1815 के बाद जब नेपोलियन डिफीट हो गया, हार गया, उसके बाद में कंजर्वेटिव टुक ओवर हो गया, उनके पास में आ गया कंजर्वेटिव्स एरा चला, यानी कि एक बहुत टाइम पीरियड था 1815 टू 1830 के बीच में कंजर्वेटिव एरा चला। यानी कि अब जो फ्रांस के लोग थे नेपोलियन से तो निकल गए, उसके बाद उनके पास में ऐसे कंजर्वेटिव एरियाज़ आए जिसमें उनको फ्रीडम, लिबर्टी और सोसाइटी बनाने का एक मौका मिला कि किस तरह से अब वो अवेयर हो सकते हैं। आगे जाके देखा गया कि जब कंजर्वेटिव एरा चला, इस एरा के थ्रू ही उनके अंदर बहुत डेवलपमेंट आया, नए आइडियोलॉजीज से उनकी बात हुई कि नए आइडियाज़ क्या हो सकते हैं। फिर एंट्री होती है रेवोल्यूशंस की, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज आए थे, जैसे कि हमने कल लास्ट के वीडियो पे पढ़ा था, मैगजीनी थे, एक मैगजीनी थे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था फ्रांस में, तो उनका भी एंट्री हुई। 1830 टू 1848 का जो टाइम पीरियड है, लाइक दिस टाइम पीरियड, ये जो रेवोल्यूशन का टाइम था कि यहाँ के लोगों ने किस तरह से अपने आप को लिबरल और फ्रीडम करने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या क्या वर्क किया है। उसके बाद इतना होने के बाद 1830 टू 1840 के बाद में लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। अब लिबरल नेशनलिस्ट के क्या हो गया, इन्हांस हो गए, उनके बारे में हो गए बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली। जब हमने नेपोलियन के टेक ओवर की बात की तो ऑब्वियस सी बात है मॉडर्नाइजेशन तो आ ही रहा था। कंजर्वेटिव टेक ओवर में क्या हुआ और रेवोल्यूशन में क्या हुआ, रेवोल्यूशन और कंजर्वेटिव टेक ओवर हुआ, जब उनके पास गया तो कुछ नई मिडिल क्लास फैमिलीज जनरेट हुई, उनसे सोसाइटी और ग्रुप्स जनरेट हुए। तो ये जो मिडिल क्लास फैमिली थी, इन जो एजुकेटेड फैमिलीज थी, जो कि पहले की ओल्ड
ओल्ड फ्रांस के थ्रू नहीं थी, कि उनको कुछ पता ही नहीं था। तो इस मिडिल क्लास फैमिली ने क्या किया, रेवोल्यूशन लाया, प्लस कंजर्वेटिव एरा स्टार्ट किया, सोसाइटीज़ बनाई जिनको हम सीक्रेट सोसाइटीज़ कह सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो ये कौन कौन थे उसके अंदर, प्रोफेसर्स, टीचर्स एंड क्लर्क्स, ये सारे जितने भी लोग थे, इन लोगों ने एक मिडिल क्लास फैमिली बनाई, न्यू मॉडर्नाइज मिडिल क्लास फैमिली, जो कि मिडिल क्लास थी, ग्रुप बनाया, और उन्हीं ग्रुप्स ने क्या किया, आगे जाके रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया, और उसके बाद ही क्या हुआ, फ्रांस को इंडिपेंडेंट होने में बहुत सपोर्ट हुआ। तो ये गो थ्रू हो गए आपने जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ा है अब तक में। 1848 की बात करते हैं, अब क्या हुआ था 1830 के बाद में 1848, ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं 1830 टू 1840 के बीच में, 48 के बीच में मिड में क्या हुआ था। जब रेवोल्यूशनरीज़ ने स्टार्ट कर दिया अपना वर्क करना, अब लोगों ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया कि येस, जितने भी रेवोल्यूशनरीज़ हैं वो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, अब हम फ्रीडम होके अपनी खुद की डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, और यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ है वो क्या होना चाहती है, फ्रीडम चाहती है। अकॉर्डिंग टू कंट्री वर्क हो, नेशनैलिटी तो मिले, अगर आप कहीं किसी कंट्री में रहते हो, आप वहाँ सब कुछ आपका वर्कआउट वहीं पे ही है, तो वहाँ की नेशनैलिटी मिलना भी तो रिक्वायर्ड है। तो उस नेशनैलिटी के लिए, उस फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट अपहेवल इन जुलाई 1830 फ्रांस में जब हुआ, देखा गया फ्रांस में सबसे पहले जो 1830 में क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई, रेवोल्यूशन में स्टार्ट होने के बाद चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। उससे पहले वहाँ क्या चलता था, मोनार्ची सिस्टम था। मोनार्ची सिस्टम सिर्फ एक रूलर होता था, उसके अकॉर्डिंग पूरा सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हो, सोशल पार्ट हो, हर पार्ट में उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता था, डिसीजन मेकिंग उसी की थी। उसको मोनार्च को एंड करके, उसको अपोज करने के बाद लुई फिलिप्स, जो लुई फिलिप्स थे वहाँ के एज ए किंग समझिए, जो रूलर थे, उन्हें भी बोला गया कि अब आप अपनी मोनार्ची को हटा करके, अपोज करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में कन्वर्ट करेंगे। तो इंस्टॉल क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। क्या मीन है, मोनार्ची के अंदर आप रहेंगे तो राजा ही, आपको फ्रांस के राजा तो आपको वहीं के रहना है, बट अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग लेनी है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बना दिया, उसको फैक्टर बना दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, पीपल्स के अकॉर्डिंग ही डिसीजन मेकिंग करेगा, सबको इक्वल राइट देने की कोशिश कॉन्स्टिट्यूशन ने की है। तो अकॉर्डिंग लुई फिलिप्स का क्या करेगा, लुई फिलिप्स का वर्क है, अगर उसे कोई डिसीजन देना है एज ए किंग वो वर्क करेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची के थ्रू करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था रेवोल्यूशनरीज़ के लिए, और ये चीज़ आगे भी चली। अब देखिए, अगर फ्रांस की बात करें तो कोई भी चीज़ होती है तो आसपास के एरियाज़ में भी तो वो चीज़ कन्वर्ट होती है, पास के एरियाज़ में भी तो देखा जाता है। कहीं पे मैरिज है तो आसपास के पड़ोसियों को भी तो पता चलेगा कि हाँ इस घर में मैरिज है। शोर शराबा भी होता है, म्यूज़िक सिस्टम भी होता है, टेंट वगैरह भी होते हैं। तो इसी तरह से इसका बिल्कुल एडजॉइन का, फ्रांस का देखें, एडजॉइन का एक सिटी है, कंट्री है, उसका नाम बेल्जियम है। तो